हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, जो कि मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर है। इसमें देखिए हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड भी करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर कोई भी मानव यदि है तो उसमें जो स्पर्म होता है उसकी क्या क्या संरचना है, कितने सारे प्रमुख भाग होते हैं और उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मानव शुक्राणु की संरचना को, तो देखिए मानव की शुक्राणु की जो संरचना है उसको सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने ही बेसिकली सबसे पहले मानव शुक्राणु को देखा। इसके बाद देखिए जो शुक्राणु होता है, बेसिकली जो मानव का शुक्राणु है इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग है शीर्ष जिसको कि हम हेड कहते हैं, दूसरा भाग है ग्रीवा जिसको कि हम नेक कहते हैं, तीसरा भाग होता है मध्य भाग यानी इसको हम मिडिल पीस कहते हैं, और चौथा भाग है पूंछ यानी कि टेल। देखिए यदि हम बात करते हैं मानव शुक्राणु की, तो मानव का जो शुक्राणु होता है उसकी यदि हम शेप की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, स्पून शेप्ड का होता है, मतलब चम्मच के साइज, चम्मच के आकार का होता है। तो देखने में जैसे चम्मच होता है उसी प्रकार से आप पाएंगे कि स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। चम्मच में भी जैसे ऊपर की ओर चौड़ा होता है, नीचे की ओर क्रमशः धीरे धीरे वो पतला होता है, तो ऊपर वाला भाग जैसे चौड़ा होता है उसी प्रकार आपको देखने में एकदम से चम्मच के समान ही उसकी संरचना नजर आएगी, किसकी, शुक्राणु की। तो शुक्राणु की संरचना आपको याद रखना है किसके समान होती है, स्पून यानी कि चम्मच के प्रकार ही होती है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं इसकी साइज की, तो जो मानव शुक्राणु की साइज होती है वो लगभग 0.5 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 0.5 मिलीमीटर होती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो संपूर्ण शुक्राणु होता है उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहती है, अर्थात घिरी हुई होती है। अर्थात पूरे के पूरे शुक्राणु की संरचना को प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा ह्यूमन स्पर्म जो है उसमें आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो बॉडी होती है स्पर्म की वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, अर्थात घिरी हुई होती है। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो वीर्य होता है यानी जो सीमेन होता है, सीमेन यदि पूछे क्या होता है आपसे कोई, तो सीमेन आपको बताना है कि स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, अर्थात सेमिनल द्रव और स्पर्म को मिलाकर के ही क्या बनता है, वीर्य बनता है। तो वीर्य में स्पर्म होता है और सेमिनल प्लाज्मा अर्थात सेमिनल द्रव होता है। इन दोनों से मिलकर ही वीर्य या सीमेन बना होता है। अब देखिए प्रमुख जो 4 भाग है उनमें से यदि हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना में जो पहला प्रमुख भाग होता है वो होता है शीर्ष यानी कि हेड भाग। तो शीर्ष या हेड भाग में आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप यहां पे स्ट्रक्चर देखिए। तो आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे शुक्राणु की संरचना की, तो ये देखिए ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग, ये पूरा वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है शीर्ष भाग यानी कि हेड वाला भाग कहलाता है। तो इस शीर्ष या हेड वाले भाग में मुख्य रूप से 2 संरचनाएं आपको दिखाई देती है। एक संरचना होती है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और जो दूसरी प्रमुख संरचना होती है वो होती है एक्रोसोम। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शीर्ष या हेड वाले भाग की, तो इसमें आप पाएंगे कि शुक्राणु के शीर्ष में आप पाएंगे या हेड में बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और उस कोशिका द्रव्य में एक लंबा व अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है, जिसका शीर्ष भाग एक कैप द्वारा ढका रहता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो यहां पे आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो ऊपरी वाला जो सिर वाला भाग होता है इसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो केंद्रक होता है और यह केंद्रक कैसा होता है, अगुणित होता है, अर्थात हेप्लॉइड होता है, और इस केंद्रक के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। तो इसके द्वारा ही केंद्रक जो है ढका हुआ होता है। तो केंद्रक एक कैपनुमा संरचना के द्वारा ढका हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो एक्रोसोम होता है इसका निर्माण आपको याद रखना है कि गाल्जी बॉडी से होता है, अर्थात गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। अब आप देखिए कि जितने भी स्तनधारी हैं यानी जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी में जो शुक्राणु होते हैं उनके एक्रोसोम के द्वारा एक विशेष प्रकार के स्पर्म लाइसिन जैसे हाइलोयूरोबिनेज नामक एक रक्त व साथ ही साथ एक्रोसिन का स्रावण होता है, जो कि निषेचन के वक्त अंड झिल्लियों को घोलने का काम करते हैं।
और शुक्राणु अंडे के भीतर प्रवेश कर सके, इस हेतु ये आपस में घोलने का काम करते हैं। तो जितने भी मैमल्स या स्तनधारी हैं उनके शुक्राणु में एक्रोसोम के द्वारा, एक्रोसोम चूंकि कहां होता है, शीर्ष भाग में होता है, तो इस एक्रोसोम के द्वारा एक विशेष प्रकार के पदार्थ, इसको कहते हैं लाइसिन नामक पदार्थ, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन जैसे पदार्थ का श्रावण किया जाता है, जैसे एक्रोसिन हो गया व हाइलोयूरोडिनोज हो गया, इनका श्रावण किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये आपस में अंड झिल्लियों को घोलने का काम करते हैं ताकि शुक्राणु जो है अंडाणु से जब मिले तो उसके अंदर आसानी से उसके भीतर प्रवेश कर सके। तो यहां पे आपको याद रखना है, हेड या शीर्ष भाग की जब भी बात आती है तो हेड या शीर्ष भाग में आपको याद रखना है कि इसमें बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें एक आगुणित केंद्रक होता है और केंद्रक को ऊपर से एक कैपनुमा संरचना द्वारा केंद्रक ढका होता है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। और जितने भी स्तनधारी हैं उनके शुक्राणुओं के जो एक्रोसोम होते हैं उनके द्वारा स्पर्म लाइसिन जैसे पदार्थों का स्राव किया जाता है, जो कि निषेचन के वक्त अंड झिल्लियों को घोलने का काम करते हैं, जिस कारण से शुक्राणु जो है आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकें। देखिए अब यहां पे आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो पूरा का पूरा स्पर्म की संरचना है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्पर्म की संरचना में हमने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो स्पर्म की संरचना है उसको चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पूरा का पूरा शुक्राणु की संरचना जो होती है वो घिरी हुई होती है। अब हमने क्या कहा कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये पूरे यहां से लेकर के यहां तक का भाग पूरा शीर्ष भाग कहलाता है। शीर्ष भाग में मुख्य रूप से दो चीजें होती है, केंद्रक जो कि अगुणित होता है और केंद्रक को ऊपर से एक कैपनुमा संरचना ढकी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है, गाल्जी बॉडी से होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। तो देखिए जो स्पर्म का या शुक्राणु का जो दूसरा प्रमुख भाग है वो है नेक, इसको हम कहते हैं नेक यानी कि ग्रीवा। ग्रीवा वाले भाग की जब बात आती है तो इसमें एक छोटी ग्रीवा शीर्ष व मध्य भाग के बीच स्थित होती है। यानी पोजीशन की यदि हम बात करते हैं तो यह ग्रीवा कहां पे स्थित होती है, ये जो शीर्ष भाग होता है स्पर्म का और जो मिडिल भाग होता है, इन दोनों के बीच भाग में ग्रीवा उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना है कि एक छोटी ग्रीवा जो होती है यह शीर्ष व मध्य भाग के बीच स्थित होती है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें आपको याद रखना है कि ग्रीवा वाले भाग में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो उन दो तारक केंद्रों की यदि हम बात करते हैं तो जो पहला तारक केंद्र होता है उसको हम कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूसरा तारक केंद्र होता है उसको हम कहते हैं दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अग्र भाग में क्या होता है, समीपस्थ तारक केंद्र होता है। अभी हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे दोनों समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र आपस में एक दूसरे के साथ स्थित होते हैं। तो पहले यदि हम बात करते हैं ग्रीवा भाग में मुख्य रूप से दो तारक केंद्र पाए जाते हैं अर्थात सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिसमें से जो पहला तारक केंद्र है वो है समीपस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र में आप देखेंगे कि इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि निषेचन के वक्त यह क्या करता है, अंडे को दे दिया जाता है। अब जब अंडे को दे दिया जाता है तो समीपस्थ तारक केंद्र जो है युग्मनज में होने वाले प्रथम विदलन के लिए आवश्यक होता है। अब आपको पता है कि निषेचन होता है तो उसके पश्चात क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो जाइगोट में लगातार बार बार क्या होता है, विभाजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो समीपस्थ तारक केंद्र है जिसको हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, युग्मनज में होने वाला जो प्रथम विदलन होता है अर्थात जो विभाजन होता है युग्मनज या जाइगोट में, वो समीपस्थ तारक केंद्र के कारण ही होता है। अर्थात समीपस्थ तारक केंद्र युग्मनज में विदलन के लिए आवश्यक होता है। तो दो प्रकार के तारक केंद्र पाए जाते हैं, पहला हो गया समीपस्थ तारक केंद्र। अब देखिए पश्च भाग में स्थित होता है दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र को हम डिस्टल सेंट्रियोल भी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो दूरस्थ तारक केंद्र में आप पाएंगे कि यह शुक्राणु के मध्य भाग व पूंछ में स्थित अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। अब देखिए अब जो ये जो दूसरा भाग होता है दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल, यह मध्य भाग में और पूंछ वाले भाग में, मध्य भाग एक ऐसा भाग है और पूंछ वाले दोनों ऐसे भाग हैं जिनमें कि अक्षीय तंतु नामक एक संरचना पाई जाती है। तो इस अक्षीय तंतु को निर्माण करने का काम किसका होता है, दूरस्थ तारक केंद्र का होता है, यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल का होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ग्रीवा वाला भाग होता है, ग्रीवा वाले भाग में मुख्य रूप से
दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र। एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा है दूरस्थ सेंट्रियोल यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल। तो समीपस्थ तारक केंद्र आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या करता है, निषेचन के वक्त अंडे को दे दिया जाता है और जो विदलन होता है उसके लिए आवश्यक होता है। जबकि दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है यह अक्षीय तंतु के निर्माण में सहायक होता है। एक चीज और यहां पे आपको नोट करनी है कि जो दोनों तारक केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। कितने पर स्थित होते हैं? ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहां पे ये जो ग्रीवा वाला भाग है यहां से लेकर के ये यहां तक ग्रीवा वाला भाग है। इस ग्रीवा वाले भाग में देखिए दो सेंट्रियोल है, एक तो ऊपर है और एक उसके जस्ट नीचे 90 डिग्री पे। तो जो ऊपर वाला है इसको हम समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं और जो नीचे वाला यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, तो ये क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल है। तो दोनों के कार्य आपको समझ में आ गए। अब चलिए चलते हैं तीसरे भाग में, और जो तीसरा प्रमुख भाग है वो है मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। तो मिडिल पीस की जब बात आती है तो देखिए इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। चूंकि जो शुक्राणु होता है उसको गतिशीलता के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी। तो इस भाग में आपको याद रखना है जो मिडिल पीस होता है अर्थात जो मध्य भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लगभग 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और ये सर्पिल रूप में विन्यस्त होते हैं अर्थात स्पाइरल शेप्ड में व्यवस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इस सर्पिल वाले को हम क्या कहते हैं, नेवेल कर्ण आच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेवेल कर्ण आच्छद कहते हैं। अब आपको यहां पे समझना भी है डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के माध्यम से जब आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो नीचे तक पूरा ये भाग है, ये बराबर वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस कहलाता है। अब इस मिडिल पीस के अंदर आपको कई सारी संख्या में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से लगभग 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये स्पाइरल शेप्ड में व्यवस्थित होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि ये स्पाइरल शेप्ड में किस प्रकार से आपस में व्यवस्थित हैं और ये शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने के लिए एनर्जी देते हैं अर्थात ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मध्य भाग में मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि सर्पिल रूप में विन्यस्त होते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसको गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं और इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं। यानी स्पर्म का जो पावर हाउस है ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जो कि एनर्जी प्रदान करता है। इसके अलावा जो मध्य भाग होता है उस पर पाए जाने वाले जो अक्षीय तंतु होते हैं उनका निर्माण दूरस्थ तारक केंद्र से होता है। आप देख भी सकते हैं कि मध्य भाग में ये जो पूरी बीच में आप देख पा रहे हैं, बीच में जो अक्षीय तंतु का निर्माण हुआ है ब्लैक कलर से, पूरी की पूरी जो लंबी लाइन है ये अक्षीय तंतु है। और इस अक्षीय तंतु का जो निर्माण होता है जो कि मध्य भाग में उपस्थित है अक्षीय तंतु, इसका निर्माण कहां से हुआ है तो हमने पहले ही बताया कि दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। इसके अलावा आप एक चीज और यहां पे नोट कर सकते हैं कि जो आधा शीर्ष भाग होता है वह ग्रीवा भाग, वह मध्य भाग जो होता है वो मेनचेट परत द्वारा घिरा होता है। एक मेनचेट नामक परत होती है जिसके द्वारा घिरे होते हैं आपस में शीर्ष वाला कुछ भाग और इसके अलावा ग्रीवा वाला कुछ भाग और मध्य भाग, ये एक परत के द्वारा घिरे होते हैं जिसे हम कहते हैं मेनचेट परत। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं पूरा का पूरा जो स्पर्म या शुक्राणु की संरचना होती है वो तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, लेकिन शुक्राणु का जो शीर्ष वाला आधा भाग होता है ग्रीवा वाला भाग हो गया और जो मध्य भाग होता है ये एक परत के द्वारा घिरे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेनचेट परत। तो पूरी की पूरी परत आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जो बाहरी परत है वो प्लाज्मा झिल्ली की है। इसके बाद अंदर की ओर आप देख सकते हैं कि आधा शीर्ष भाग ये यहां से लेकर के यहां तक आधा शीर्ष भाग हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक ग्रीवा वाला भाग भी हो गया और ग्रीवा के बाद फिर ये जो मध्य भाग है ये आप देख सकते हैं कि अंदर एक परत है जिसको हम कहते हैं मेनचेट परत। तो मेनचेट परत के द्वारा आपस में घिरे हुए होते हैं। अब इसके बाद आप पाएंगे यहां पे कि जो पूंछ वाला भाग होता है जिसको कि हम टेल कहते हैं, तो पूंछ में आप पाएंगे कि केंद्रीय अक्षीय तंतु पाया जाता है जो कि कम मात्रा में कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है। वह इसके चारों तरफ एक बाह्य अच्छद के रूप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हमने पहले ही बताया कि देखिए अब जब पूंछ वाले भाग में आप आएंगे तो पूंछ वाले भाग में केवल आपको बीच में अक्षीय तंतु दिखाई देगा जो कि अंतिम सिरे तक होगा और अक्षीय तंतु के दोनों तरफ प्लाज्मा झिल्ली घेरी हुई होती है और इनके बीच में कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य भी यानी कि साइटोप्लाज्म भी उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए शुक्राणु की जो पूंछ होती है, शुक्राणु बेसिकली अपनी पूंछ की मदद से ही 1.5 से लेकर के
3 मिलीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से गति करते हैं। अर्थात जैसे ये वजाइना के अंदर इंटर होते हैं उसके बाद ये कहां पहुंचते हैं, यूट्रस या गर्भाशय में पहुंचते हैं, उसके बाद फिर अंडवाहिनी नलिका तक जाते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है, यानी पर मिनट में ये 3 मिलीमीटर लगभग जो है गति करते हैं। अब इसके बाद आप पाएंगे कि सामान्य निषेचन जब होता है तो उसके लिए कम से कम 60% शुक्राणु सामान्य मात्रा में व सामान्य आकार व आमाप के होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए 100% शुक्राणु बने हैं तो उनमें से जो 60% शुक्राणु हैं वो सामान्य आकार व आमाप के होने चाहिए। वह इसके अलावा जो बाकी 40% शुक्राणु हैं उनमें तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। यह चीज भी आपको याद रखनी है। यदि तीव्र गतिशीलता नहीं होगी तो कई सारे इसके विपर्याय लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको लास्ट में ध्यान में रखनी है कि जो शुक्राणु होता है जब क्या होता है, स्खलन होता है, तो इजेकुलेशन या स्खलन के समय आप पाएंगे कि एक बार के स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं पर इजेकुलेशन। कहने का मतलब यह है कि यहां पे प्रति स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये जो शुक्राणु की संरचना है इसको चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली घेरी हुई होती है। इसका जो शीर्ष वाला भाग होता है इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक केंद्रक होता है और दूसरा एक्रोसोम। केंद्रक जो है अगुणित होता है और केंद्रक को ऊपर से एक कैपनुमा संरचना घेरी हुई होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। इसके अलावा ग्रीवा भाग में आप आएंगे तो ग्रीवा भाग में आप देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है, विदलन में सहायता करता है, जबकि दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है यह अक्षीय तंतु के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा मिडिल पीस में आप पाएंगे कि स्पाइरल शेप्ड में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि पूंछ वाले भाग में भी अक्षीय तंतु उपस्थित होते हैं और इसके अंदर कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होते हैं। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि जो शुक्राणुओं की संरचना है, मानव शुक्राणु की संरचना है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।